हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ प्रैक्टिस सेशन अपना लेके चल रहे हैं और आपको पता है कि मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं उसमें जितने भी मॉडल पेपर दिए गए हैं हम वन बाय वन करके सारी बुक्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जानते रहिए आज से हमारी सेकंड बुक्स शुरू हो रही है, तो आज से हम सेकंड बुक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे चलिए हमें टाइम वेस्ट न करते हुए हमें क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। देखो ऑप्शन में है विकासशील अर्थव्यवस्था, बी नंबर पे है विकसित अर्थव्यवस्था, सी में है विकसित एवं विकासशील दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील देखिए कहा है ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुद्रास्फीति में वृद्धि होने से निम्न में किसे लाभ प्राप्त होता है। देखिए ऑप्शन में है सरकार को, बी नंबर पर है ऋणदाता को, और सी में है निगमों को, और डी में है कर्जदार को। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें तो मुद्रास्फीति में जो सबसे ज्यादा जो लाभ होता है वो होता है कर्जदार को, जिसके ऊपर कर्ज होता है। मुद्रास्फीति में कर्जदार को ही क्यों फायदा होता है, इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपको कभी डाउट्स ही नहीं होगा। तो जानते रहिएगा मुद्रास्फीति का मतलब होता है पैसे की वैल्यू में गिरावट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, जैसे $1 इक्वल होता है लगभग 75 रुपीज। हमारे अगर इंडियन रुपीज की बात करें लगभग 75.5, मतलब लगभग 75.5 रुपए आता है $1 इक्वल। और पाकिस्तानी अगर बात करें वहां के रुपीस की करेंसी की, तो वहां $1 इक्वल होता है 167 रुपए 50 पैसे। इसका मतलब कि लगभग इंडियन से लगभग वहां की करेंसी लगभग हाफ वैल्यूएबल है हमारी करेंसी से। और फिर बाद में अगर एक कंट्री और में भी आपने नाम सुना है नहीं, वेनेजुला। वेनेजुला की देखिए कंडीशन क्या है, वहां की करेंसी इतनी ज्यादा डाउन हो गई है कि वहां $1 इक्वल होता है 1,125। हमारे यहाँ देखिए $1 इक्वल कितना होता है, लगभग 75 रुपए। पाकिस्तानी क्या है 167 रुपए, और वहां की करेंसी वेनेजुला की क्या है, $1 इक्वल होता है 1,125 वहां की करेंसी जो है। तो सोचिए वहां की कितनी डाउन वहां की चली गई है। अब देखिए कंडीशन क्या है, सपोज करिए, ये जानते रहिएगा कि ये कंडीशन वेनेजुला में क्यों आई है, इसी समय यहाँ पे समझेंगे। सपोज करिए कि पहले क्या था कि जिस जिस इंसान को 10,000 उसकी सैलरी थी, तो वो बैंक में गया, उसने 1 लाख रुपए क्या लिया, लोन ले लिया। अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट में भी जो भी उनके मन में आइडिया आया हो, तो उनके मन में आया है कि हम क्या करेंगे, ढेर सारा पैसा छाप कर लोगों को क्या कर देंगे, सभी लोगों को अमीर बना देंगे। तो उनकी कंडीशन ये हुई कि उन्होंने ढेर सारे पैसे को क्या किया, छाप लिया, और सभी लोगों की जिनकी सैलरी क्या थी 10,000 थी, अब उनको 1 लाख मिलने लगी या 50,000 मिलने लगी। इसी तरह करके डबल तिबल कई गुना उन्होंने बढ़ा दिया और सभी लखपति बन गए। अब सोच के बताइए था, जो इंसान पहले 10,000 जिसकी सैलरी थी, उसने 1 लाख रुपए लिया था, क्या मान लीजिए लोन लिया था, नहीं भर पा रहा था। लेकिन अब जब मुद्रा की वैल्यू जब गिर गई तो सभी के पास जब पैसे ही पैसे हो गए, आज उसकी पहले 10,000 थी, अब उसको 1 लाख मिलने लगा है। तो अब जो कर्जदार है, अब वो उसके लिए जो पैसा जो उसने लोन लिया था जमा करना आसान होगा कि टफ होगा। तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहले की कंडीशन जो वैल्यू उसकी हाई थी मुद्रा की, तब वो नहीं जमा कर रहा था। जैसे मुद्रा की वैल्यू नीचे आई, उसके पास पैसे ही पैसे आ गए। जब पैसे ही पैसे आ गए तो अब इजिली उसको जमा कर लेगा। तो जाहिर सी बात है मुद्रास्फीति में किसको लाभ होगा, कर्जदार को ही होगा। इसलिए डी नंबर को हम क्लिक करेंगे। क्या कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। आशय मतलब क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में है निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों का साथ साथ होना, बी नंबर पर है लघु एवं कुटीर उद्योग का साथ साथ होना, सी में है निजी एवं घरेलू उद्योगों का साथ साथ होना, और डी में है उपयोग में कोई नहीं। तो जानते रहेगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है निजी एवं सार्वजनिक उद्योगों का साथ साथ होना। तो ये है ऑप्शन नंबर देखिए ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फोर्थ नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए में देखिए घरेलू मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हेतु, बी नंबर पर है निर्यात संवर्धन हेतु, सी में है आयात संवर्धन हेतु, और डी में है अर्थशास्त्र का नियम है। तो जानते रहेगा मुद्रा का अवमूल्यन जो किया जाता है वो निर्यात को बढ़ाने के लिए और आयात को घटाने के लिए किया जाता है। तो हम देखेंगे निर्यात को बढ़ाने वाली बात कहाँ की गई है। देखिए यहाँ बी नंबर पे है निर्यात संवर्धन। संवर्धन का मतलब ही होता है बढ़ाना, तो इसका मतलब हो जाएगा निर्यात संवर्धन हेतु, मतलब निर्यात को बढ़ाने हेतु। इसलिए हम यहाँ बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था निम्न में किस देश नहीं है। किस देश मतलब कौन सा देश नहीं है। देखो ऑप्शन में है भारत, बी नंबर है नेपाल, सी में है अमेरिका, और डी में है पाकिस्तान। तो जानते रहेगा इन चारों ऑप्शन में अमेरिका जो है ये विकासशील नहीं है बल्कि ये तो विकसित देश है, इसलिए सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
जब व्यक्ति कार्य करने योग्य हो और वह कार्य करना चाहता हो पर उसे कार्य न मिले तो ऐसी स्थिति को किस बेरोजगारी के अंतर्गत रखा जाता है? देखिए ऑप्शन में है आंशिक या मौसमी बेरोजगारी, बी नंबर पर है अल्प बेरोजगारी, सी में है प्रत्यक्ष या गुप्त बेरोजगारी, और देखिएगा सी में है खुली या पूर्ण बेरोजगारी। तो जानते हैं कि इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, खुली या पूर्ण बेरोजगारी, इसलिए डी नंबर को हम क्लिक करते हैं। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो जानते रहिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। देखिए ऑप्शन कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर है सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो जानते रहिएगा प्रथम वित्त आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 22 नवंबर 1951 को। तो देखिएगा ऑप्शन कहाँ आया है? देखिए 1951 आया है ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दालों का उत्पादन क्या हुआ? ए नंबर देखिए तीव्र गति से बढ़ा, बी नंबर पर है अपरिवर्तित रहा, सी नंबर पर है 2 गुना हो गया, और डी में है घट गया। तो जानते हैं हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दालों का जो उत्पादन था वो घट गया था, क्योंकि वहां हरित क्रांति का जो ज्यादा जो मेन फोकस था वो था चावल और गेहूं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो अभी अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन 2 देखिए क्या आपको बताया गया था कि मुद्रास्फीति में वृद्धि होने से निम्न में किसे लाभ होता है। जब ये बताया गया था तो आपको वेनेजुला की एक आपको क्या एग्जाम्पल बताया गया। तो जानते रहिएगा जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं वस्तुओं की तो उसी को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पादन तथा शुद्ध घरेलू उत्पादन के मध्य अंतर है। तो किसका अंतर है? देखिए ऑप्शन में है संपत्ति से सरकारी आय की, बी नंबर पर स्थिर पूंजी का उपयोग, सी नंबर पर है शुद्ध पूंजी निर्माण, और डी में है शुद्ध प्रत्यक्ष कर। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, स्थिर पूंजी का उपयोग, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन भी कट रहे हैं, फिलहाल जितना भी स्क्रीन पे दिख रहा है पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर जो नहीं दिख रहा है फिर उसको करेंगे। देखिए 16 नंबर 16 नंबर देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की कृषि भूमि पर कितना भाग सिंचित है। तो जानते रहे कि भारत की कृषि भूमि जो है वो 1/3 भाग जो है वो सिंचित है। तो 1/3 भाग देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 1/3, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 17 नंबर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है। तो जानते रहिएगा भारत में 33.8% जनसंख्या कार्यशील है। 33.8% देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ऑप्शन देखिए ए है 5वां, बी नंबर पर 6वां, सी नंबर पे है 7वां, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो विश्व में स्थान है वो है 7वां देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा। तो जानते रहिएगा योजना काल में राष्ट्रीय आय में जो कृषि का जो क्षेत्र था उसका योगदान घटा था। तो कृषि देखेंगे कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में किस संगठन से भारत को विदेशी सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है विश्व बैंक से, बी नंबर पे है अंतरराष्ट्रीय विकास संघ से, सी में है भारत सहायता संघ से, और डी में है उपयोग तीनों से। तो जानते रहिएगा भारत को जो विदेशी सहायता प्राप्त होती है वो उपयुक्त तीनों से होती है, विश्व बैंक से भी होती है, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ से भी होती है और भारत सहायता संघ से भी होती है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी आया है उपयुक्त तीनों, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किसका है। देखिए ऑप्शन में है हस्तशिल्प उद्योग, बी नंबर पे है कपड़ा उद्योग, सी में है आभूषण उद्योग, डी में है विनिर्माण उद्योग। तो जानते रहिएगा शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में जो सर्वाधिक योगदान है वो है कपड़ा उद्योग का। कपड़ा उद्योग देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लगान के आधुनिक सिद्धांत को विकसित किसने किया। तो जानते रहिएगा इसमें कुछ जो स्कॉलर थे उन्होंने विकसित किया था, उनके नाम कौन कौन से देखिए नाम उनके सुन लीजिएगा। एक है आपके जेवनसन, दूसरे हैं आपके पेरेटो, तीसरे हैं मार्शल, और जो चौथी जो है वो श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, और इसके अलावा और भी कुछ जो है स्कॉलर थे। तो जानते हैं कि ये हमारे चार जो है मेन हैं, फिर से नाम बता रहे हैं चारों के, जेवनसन, पेरेटो, मार्शल और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। अब इसमें हम देखेंगे कहाँ देखिए ऑप्शन कोई आया है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल जो है ये भी उसी ग्रुप में है, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जिसका मतलब लगान के जो आधुनिक सिद्धांत को विकसित किया किसने किया? अल्फ्रेड मार्शल ने। तो ए नंबर पे यहाँ है तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए अगर क्वेश्चन ये आता है कि लगान के आधुनिक
सामूहिक सिद्धांत को किसने व्याख्यायित किया, मतलब किसने व्याख्या उसकी दिया, तो उसकी व्याख्या जो दिया था वो थे प्रोफेसर जे.एस. मील। तो व्याख्या किसने दिया था, जे.एस. मील ने, और उसको सिद्धांत को विकसित किसने किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने। उनके साथ 2-4 और भी राइटर थे, जानते रहिए। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉक्साइट संसाधन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जानते रहिएगा बॉक्साइट संसाधन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। 5वां देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है कि भारत की कितनी प्रतिशत भूमि पर वन पाए जाते हैं, तो जानते रहिएगा भारत की 24.39% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। अब इसमें अगर ऑप्शन देखें तो इसमें कहीं नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो आया है इनमें से कोई नहीं, डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इनमें से कोई नहीं, जो लास्ट में ऑप्शन रहता है, जानते रहिएगा ऐसे क्वेश्चन लगभग आपको अगर पूरे एग्जाम की बात करें उसमें शायद एक क्वेश्चन भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर जरूर रहता है। अब इस बुक्स की बात करें तो इस बुक्स में जो आंसर आपको बताया गया है वो बताया गया है 19.5%। तो आपको बताया गया जितनी बुक्स आ रही हैं जो यूनिवर्सिटी के नाम पे, एंट्रेंस के नाम पे, उसमें बहुत मिस्टेक रहती हैं। तो इस बुक्स के अनुसार 19.5%, लेकिन आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 24.39%। इसलिए हम यहाँ 24.39% को ही करेक्ट मानेंगे। आपको बताया गया था कि जो भी आपको यहाँ क्वेश्चन बताए जाते हैं एक एक क्वेश्चन को पहले गूगल पे सर्च किया जाता है, जब वहाँ से वेरीफाई हो जाता है तभी आपको बताया जाता है। तो हम यहाँ जानते रहिएगा भारत की 24.39% क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं, इसको याद रखेंगे। और इस ऑप्शन में डी ऑप्शन कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। नंबर देखिए ऊपर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में निम्न में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। देखिए ऑप्शन में सीमेंट उद्योग, बी में है जूट उद्योग, सी में है कपड़ा उद्योग और डी में है लौह एवं इस्पात उद्योग। तो जानते रहिएगा भारत में कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है, तो कपड़ा उद्योग देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। देखिए ऑप्शन में है चाय, बी नंबर पर सीमेंट, सी नंबर पर है इस्पात और डी में है पटसन। तो जानते रहिएगा इन सभी में जो सबसे हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इस्पात। इस्पात जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग है। तो इस्पात देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर 21वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो जानते रहिएगा भारत का वो राज्य है गोवा। गोवा राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो गोवा देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा इस बुक्स में दिया था केरल, और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ गोवा दिया रहेगा, तो इसलिए हम गोवा को ही सही मानेंगे। और जानते रहिएगा यही क्वेश्चन अगर इस तरह आ जाए कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, तो जानते रहिएगा भारत में राज्य, 2 राज्यों की बात करेंगे अगर मृत्यु दर सबसे कम और सबसे अधिक, तो जहां सबसे कम की बात आएगी वहां गोवा है, और जहां मृत्यु दर की सबसे ज्यादा बात आएगी वहां है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है और गोवा में सबसे कम है, ये जानते रहिए। 24वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में निम्न में किस क्षेत्र का सबसे अल्प योगदान है। तो देखिएगा ए नंबर है प्राथमिक क्षेत्र का, बी नंबर पर है द्वितीयक क्षेत्र का, सी नंबर है तृतीयक क्षेत्र का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा भारतीय राष्ट्रीय आय में जो द्वितीयक क्षेत्र है उनका योगदान बहुत अल्प है, मतलब कम है। तो द्वितीयक देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 25 नंबर 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश कौन सा है। तो जानते रहिएगा विश्व में सर्वाधिक खपत वाला जो देश है वो है भारत देश। भारत देश देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते रहेगा भारत में हर साल 200 टन, जानते रहेगा 200 टन सोने की खपत होती है हर साल। तुम्हें भी आपको इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। तो चलिए आज के लिए रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।